विश्लेषण किया है परीक्षाओं में पूछे गए सवाल का चैप्टर वाइज, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपको एपिसोड दूसरे में फिर बाकी सब्जेक्ट की भी बात करेंगे जीएस की। अभी फिलहाल इतिहास को कैसे तैयार करें। लेकिन ये जो प्राचीन भारत के अंतर्गत 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली कहाँ से पूछे जाते हैं? तो अगर हम 39वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के प्रश्नों का विश्लेषण करें कि पाषाण काल से अब तक मात्र जो है 3 बार प्रश्न पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसको छोड़ दें, उन चैप्टरों को छोड़ दें, उसको देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता इतना ही देखें। मध्यकालीन भारत के चैप्टर पर अगर हम आते हैं तो इसलिए चोल प्रशासन को भी आप आराम से छोड़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके अब काल है उसको आप छोड़ दे सकते हैं। तो वैसे जैसो राजनीतिक संगठनों को भी याद जैसो निश्चित रूप से कर लें, वहाँ से भी प्रश्न रहता है। बिहार का सवाल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी 67वीं की पीटी की परीक्षा की तारीख संभावित 30 अप्रैल को तय कर दी गई है, और ऐसे में जो बीपीएससी पीटी देने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी के अंतिम पड़ाव में हैं, और उनके अंदर दुविधा है कि अब किस तरह से अंतिम समय का सही उपयोग किया जाए और किस तरह से अपने आप को जीएस में कम समय में सारा रिवीजन कर लिया जाए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जो सिविल सर्विसेज विशेषज्ञ हैं, वो कोचिंग भी चलाते हैं और कई तरह की किताबें भी जीएस पर लिख चुके हैं और लिख रहे हैं। इस मुद्दे पर हम उनसे बात करते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बीपीएससी की जो परीक्षा संभावित 30 अप्रैल है, अब जो अभ्यर्थी हैं अपने अंतिम पड़ाव में है तैयारी के, तो किस तरह से कम समय में जीएस का वो रिवीजन कर सकें, और आपकी उनको क्या विशेष सलाह है? देखिए, जैसा कि तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको तो पता होगा कि बीपीएससी में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें से सबसे जो बड़ा सेक्शन है वो आपको इतिहास का है। इतिहास से 40 से 45 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि बिहार भी शामिल होता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर से 30 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से भी 30 प्रश्न के आसपास रहता है, और फिर भूगोल से 15 से 18 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से 12 से 15 प्रश्न, और इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न, और उसके अलावा मेंटल एबिलिटी से 10 प्रश्न रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट हमारा हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बाद जो है आपको करंट अफेयर्स और जनरल साइंस आ जाता है। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी आता है। तो हम लोग पार्ट करके देखें कि सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होगा हमारे लिए तैयारी का। तो पिछला जो रिजल्ट आया है उसमें देखा गया कि कट ऑफ काफ़ी हाई बन गया है, सो चला गया। इसलिए इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उन्हें यह मान करके जो है तैयारी करना चाहिए कि 150 में से 110 प्रश्न हमारा कम से कम सही जैसो रहेगा, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए वो लोग 3-4 विषय पर ज़्यादा अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो संभवतः उनको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसा कि कहा कि इतिहास से 40 से 45 प्रश्न और करंट अफेयर से 30 प्रश्न, तो 40 और 30 हो जाता है जो आपको जो है 70 प्रश्न, 30 प्रश्न साइंस से। तो इस तरह से जो है 100 प्रश्न यहीं से आ जाता है, और इंडियन पॉलिटी 12 से 15 प्रश्न रहता है। तो अगर इस 4 विषयों पर लड़का अपनी मजबूत पकड़ बना ले तो आसानी से वो बीपीएससी पीटी कंप्लीट कर सकता है। तो सर, ये जिस तरह से आपने बताया तो ये तो आपने ठीक है बताया, मगर अब समय उतना नहीं है, तो क्या आप इस तरह से बता सकते हैं कि किस चैप्टर पर कितना ज़्यादा ध्यान दें? अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम जीएस पर अभी लगातार 2-3 एपिसोड करेंगे इसका, तो अगर हम जीएस के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा आपने बताया कि हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है अपने आप में। तो ऐसे में लड़के अब कम समय में किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दें और किस चैप्टर को आप ज़्यादा सलाह देते हैं?
देखिए, ऐसा है कि इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहता है वो आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राचीन और मध्यकालीन भारत से 7-8 के आसपास क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग प्राचीन भारत से बात अगर शुरू करके देखें तो प्राचीन भारत में कई चैप्टर है, जैसे पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है, उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, मगध साम्राज्य का उदय है, फिर मौर्य वंश है, फिर पोस्ट मौर्य है, फिर जो है गुप्ता काल है और फिर पोस्ट गुप्ता काल। तो इतने सारे चैप्टर जो हैं वो आपको प्राचीन भारत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये जो प्राचीन भारत के अंतर्गत 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली कहाँ से पूछे जाते हैं? जनरली आप देखेंगे कि ये 7-8 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से, उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य वंश और गुप्ता वंश। तो अगर हम 39वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के प्रश्नों का विश्लेषण करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि पाषाण काल से अब तक 39वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में मात्र जो है 3 बार प्रश्न पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से 8 बार प्रश्न पूछा गया है। वैदिक युग से मात्र 3 बार प्रश्न पूछा गया। महाजन पद से 3 बार प्रश्न पूछा गया है और जैन धर्म बौद्ध धर्म से 14 बार प्रश्न पूछा गया है। मगध साम्राज्य से 9 बार प्रश्न पूछा गया है। मौर्य वंश से 11 बार प्रश्न पूछा गया है और जो है पोस्ट मौर्य से 7 बार, गुप्ता से 11 बार और हर्षवर्धन मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड से 5 बार प्रश्न यानी पूछा सर गया। जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, ये 3 बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 के आप 4 कह सकते हैं, एक गुप्ता भी ले लीजिए जी। कि जो है आप जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य वंश और गुप्ता वंश, ये 4 चैप्टर को लड़का बेहतर ढंग से तैयारी कर ले। अब वैदिक युग से चूँकि मात्र 3 बार अब तक पूछा गया है, जबकि वो चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसलिए वैदिक युग को छोड़ दें। पाषाण काल से मात्र 3 बार पूछा गया है, उसको छोड़ दें। उसी ढंग से जो है आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन मात्र 5 बार पूछा गया, उसको भी छोड़ सकते हैं। तो जिन चैप्टरों से अब तक के बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम बार प्रश्न पूछा गया है, उन चैप्टरों को छोड़ दें। जहां से हर हालत में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ये 3-4 चैप्टर से रहता है, वहां से तो ये आप कम समय के लिए बता रहे हैं कि अब अंतिम क्षण में। अब जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है 8 बार प्रश्न, तो अब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत से विद्यार्थी के लिए चूँकि उसमें फैक्ट ज़्यादा रहता है तो हेडेक होता है तैयार करना। तो हमारी समझ है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को तैयार करने का आपके पास समय मिल रहा है तो आप केवल सिंधु घाटी सभ्यता का उदय पढ़ लें और विशेषता के अंतर्गत किस स्थान से क्या चीज़ मिला है उत्खनन के दौरान, क्या पुरातात्विक साक्ष्य है, उसको देख लें। और उसके अलावा जो है आप उसका हल्का सा जो है कला और संस्कृति देख लें। बस सिंधु घाटी सभ्यता इतना ही देखें, बाकी पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें। जैन धर्म बौद्ध धर्म को पूरे तरह से अच्छी तरह से पढ़ लें। और अगर हम मान जाए सो मौर्य काल आते हैं तो मौर्य काल में हो या गुप्ता काल हो या पोस्ट गुप्ता काल हो, एक बात जरूर देखेंगे यहाँ पर कि स्रोत से क्वेश्चन जो है सो बार बार पूछता है। तो मौर्य वंश से संबंधित जो स्रोत हो उसको ज़रूर देख लें, या गुप्ता वंश से संबंधित जो स्रोत हो उसको ज़रूर देख लें। और उसके अलावा प्राचीन काल में किसी शासक के दरबार में कौन कौन दरबारी विद्वान था उसका नाम याद रखें, उसका समकालीन शासक नाम रखें। और उस समय अगर किसी विद्वान ने कोई पुस्तक लिखा है तो उसको भी ज़रूर याद रखें।
उसके अलावा देखा गया है कि भारतीय इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिनको लिखने पढ़ने का भी शौक़ था। तो इक्के दुक्के ऐसे कुछ शासक भारत के इतिहास में हुए हैं जिन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा है, तो वो एक पिकुलियर बात होता है। तो वैसे शासकों और पुस्तकों का भी नाम याद रखें कि कौन सा वह शासक था जिसने अमुक पुस्तक को लिखा है। तो अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका प्राचीन भारत तैयार हो जाता है। उसके बाद किस वंश का कौन संस्थापक और जो है सो उसकी कहाँ राजधानी थी, इतना याद आप रखें तो आसानी से आपका पाठ तैयार हो सकता है। ये प्राचीन भारत का। उसी ढंग से अगर हम आधुनिक भारत के चैप्टर पर आ जाइए, अपने मध्यकालीन भारत के चैप्टर पर अगर हम आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में भी प्राचीन भारत की तरह ही प्रश्नों के जो पूछे जाने का ट्रेंड रहा है वो देखते हैं कि चोल जैसो चैप्टर से मात्र अब तक 39वीं से लेकर के 66वीं तक में 4 बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो चारों बार प्रश्न पूछा गया है सामान्यतः वैसा प्रश्न है जो कि बार बार दोहरा दिया गया है। मतलब चोल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय प्रशासन, उसी से संबंधित प्रश्न रहा है। तो इसलिए चोल प्रशासन को भी आप आराम से छोड़ सकते हैं। पल्लव से मात्र 2 बार पूछा गया है, एक बार। पाल जो है सो चैप्टर से मात्र 1 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए चोल, पल्लव और पाल चैप्टर 3, ये जो 3 चैप्टर है, तीनों को आप छोड़ सकते हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और तुर्क आक्रमण कहने का मतलब है कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो वहाँ से भी मात्र 2 प्रश्न पूछा गया है अब तक, इसलिए उसको भी आप छोड़ सकते हैं कम टाइम में तैयारी के लिए। अब आप सीधे चले आएँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से अब तक 18 बार प्रश्न पूछा गया है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो है सो एक ही एग्ज़ाम में 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया गया है, जैसा कि प्राचीन काल में मौर्य वंश के साथ हुआ है। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत आपके लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके आप प्राचीन भारत की मध्यकालीन भारत की बेहतर तैयारी नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं विजयनगर। विजयनगर से संबंधित अब तक मात्र 6 बार प्रश्न पूछा गया है। और फिर जो क्षेत्रीय वंश है, चाहे दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का, वहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 2 बार, इसलिए इसको भी छोड़ सकते हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन से 1 बार और 2 बार को प्रश्न क्योंकि पूछा इसमें गया। सूफी और भक्ति में लोग बहुत समय लगाते उलझ हैं। जाता है, इसलिए सूफी और भक्ति का तैयारी मत करें, क्योंकि भक्ति से 1 बार और सूफी से मात्र 2 बार 39 से 66वीं के बीच पूछा गया है। इसलिए भक्ति और सूफी चैप्टर को आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर हम लोग आते हैं मुगल से। मुगल से भी दिल्ली सल्तनत की तरह 18 बार प्रश्न पूछा गया है और एक एग्ज़ाम में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसलिए अगर हम विश्लेषण कर, फिर आते हैं हम लोग मराठा पर। तो मराठा से अब तक मात्र 4 बार प्रश्न पूछा गया। तो पूरा जो मध्यकालीन भारत का चैप्टर है, तो मध्यकालीन चैप्टर में अगर हम क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये 2 हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है, जहाँ से हर साल प्रश्न पूछा जा रहा है और कई प्रश्न पूछा जाता है। तो दिल्ली और मुगल काल को आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके अलावा आपके पास समय बचता है तो विजयनगर को तैयार कर लीजिए और मराठा को, बाकी चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। कम टाइम है तो केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल को तैयार कर लीजिए। उससे थोड़ा सा समय मिलता है तो मराठा और विजयनगर को देख लीजिए। बाकी आपको मध्यकालीन चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि दिल्ली और मुगल चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप जो है उसका जो दास सो वंश है, मतलब 1206 से लेकर के जो है आप उसका जो स्वर्णिम काल है दिल्ली सल्तनत का, कहने का मतलब कि जो है जा कर के फिरोज शाह तुगलक तक का जो काल है, वहाँ तक आप तैयार करिए। फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो काल है उसको आप छोड़ दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप तैयार कर सकते हैं।
और फिर हम लोग देखते हैं कि मुग़ल काल में जब आते हैं तो मुग़ल काल में आप बाबर को छोड़ दीजिए, हुमायूं को छोड़ दीजिए, सीधे अकबर से तय उठाइए और उसका जो गोल्डन पीरियड जहाँ पर जब ख़त्म होता है मतलब औरंगजेब काल 1760 तक। बस इतना तैयार कर लीजिए। उसके अलावा फिर आगे तैयार करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जहाँ तक मराठा की बात है तो मराठा में शिवाजी को ज़रूर तैयार करिए, और शिवाजी को तैयार करते हैं तो उनका प्रशासनिक सिस्टम पर भी ज़रा देख लीजिए, और फिर पेशवा का काल देख लीजिए। बस ये आपका मराठा तैयार हो जाता है। विजयनगर जो है सो हल्का सा आप देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत की तैयारी हो जाती है। अब है कि मध्यकालीन भारत की जो तैयारी करते हैं तो किस किस सेक्शन पर ध्यान देना है। तो हमको यहाँ पर कला और स्थापत्य कला पर आप जो है सो ज़रूर ध्यान दें कि किस शासक ने कौन सा स्मारक और कहाँ बनवाया है, किस शासक के काल में कौन सा विदेशी विद्वान भारत आया, और अगर उसने कुछ लिखा है तो उसकी पुस्तक क्या क्या नाम है, ये जो है सो याद रखें। किस शासक वंश का कहाँ जो है सो राजधानी रहा, उस वंश का जो है संस्थापक कौन था, ये याद रखें। तो और उसकी फिर विभिन्न जो नीतियाँ रही हैं उसको याद रख लें, और जो उसने कुछ प्रमुख युद्ध किया है वह युद्ध किस शासक के साथ हुआ है, और उस युद्ध का सेनापति कौन रहा है उसको आप याद कर लें। और साथ ही किसी खास शासक ने कोई खास उपाधि धारण किया है तो उसको याद कर लें, और किसी शासक ने कोई सिक्का वगैरह जारी किया है तो उसको याद कर लें। तो इस तरह से आपका मध्यकालीन भारत तैयार हो सकता है कम टाइम में, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब हम लोग आते हैं अगर आधुनिक भारत पर, तो आधुनिक भारत से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फिर हमको देखना होगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यूरोपियनों का जो आगमन होता है तो बहुत सारे लड़के यूरोपियन के आगमन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोपियन के आगमन से अब तक देखा गया कि मुश्किल से 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया। इसलिए यूरोपियन आगमन कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ आई, या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ आई, कहाँ कारखाना खोली, कहाँ कहाँ युद्ध किया, ये सब तैयारी करने में अब समय लड़कों को ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए यूरोपियन आगमन को आप बिल्कुल छोड़ दें। उसने जैसो किस भारतीय शासकों के साथ कहाँ युद्ध किया उसको भी छोड़ दें। सीधा आप चले आए, एक बंगाल तैयार कर लें, पलासी का युद्ध, बंगाल के नवाब के साथ जो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था उसको तैयार कर लें, और एक मैसूर के साथ जो युद्ध हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों का, उस चैप्टर को तैयार कर लें। और उसके बाद सीधे चले आए भारत में जो किसान और आदिवासी विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था, किस इलाके में हुआ, और उस विद्रोह का नेता कौन था और किस कारणवश हुआ, ये किसान और आदिवासी विद्रोह को निश्चित रूप से तैयार कर लें। अब देखा ये जा रहा है कि किसान और आदिवासी विद्रोह से जो संबंधित प्रश्न है उसको थोड़ा टफ बनाया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अब दिन जय क्षेत्र पूछ रहा है कि अमुक किसान आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसलिए अब केवल किसान आंदोलन का नाम और नेता याद रखने से काम नहीं चलेगा। आप यह भी याद रखें कि यह पश्चिम भारत में हुआ था या उत्तर भारत में हुआ था या कहाँ हुआ था। तो इस तरह से किसान और आदिवासी विद्रोह आप याद रखें। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीति और आर्थिक नीति के अंतर्गत जो भू राजस्व नीति चलाया था उस भू राजस्व नीति का नाम और उसकी विशेषता याद रख लें। उसके बाद अंग्रेज़ों के काल में जो यहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में चला उसका नेता कौन था, किस इलाके में चला, और उस नेता ने क्या कोई पुस्तक लिखा है तो उस पुस्तक का नाम और उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषता उसको आप याद रख लें, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न हर बार रहता है। उसके बाद सीधे आप चले आए कि आधुनिक काल में जब 1835 में पश्चिमी शिक्षा नीति लागू हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में आधुनिक संगठन बनने लगते हैं।
वो राजनीतिक संगठन भी होता है, सामाजिक संगठन भी होता है। तो वो संगठन जैसे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा बना या फिर जो है राणा डे के द्वारा बना, तो वैसे जैसो राजनीतिक संगठनों को भी याद जैसो निश्चित रूप से कर लें, वहाँ से भी प्रश्न रहता है। और तब सीधे आ जाएं आप 1857 और 1857 से लेकर के 1947 तक का जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसको तैयार कर लें। और इस काल में जो पत्र पत्रिका निकाला गया उसका नाम, उसके संपादक का नाम, और कोई राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे जिन्होंने कोई पत्र पत्रिका निकाला है तो उस पत्र पत्रिका का भी नाम याद रखें। साथ ही कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण जैसो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन का स्थान का नाम और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए उस अध्यक्ष का नाम, और उस अधिवेशन में अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसला हुआ है तो उस फैसले का भी जैसो उस फैसले को भी याद रखें। उसके अलावा जो हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण, चूँकि भारत में जब से अंग्रेज़ों ने शासन अपने हाथ में लिया 1757 के आसपास से, तो 1947 तक लगभग 190 वर्षों के दौरान अंग्रेज 41-42 गवर्नर जनरल और वायसराय भारत में बंद करके आए। तो ये सारे जो गवर्नर जनरल और वायसराय बन के आए तो इनके काल में अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घटा है तो उस घटना को भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि अमुक घटना किस वायसराय के काल में घटा था या अमुक जैसो नीति किस वायसराय ने चलाया था। तो वो घटना विकास भी वायसराय और गवर्नर जनरल के नाम से याद रखें। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो इतिहास से आराम से प्रश्न चला आएगा। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो बिहार में 1857 से 1947 तक का बिहार का पाठ तैयार कर लें, और जो महत्वपूर्ण कुछ ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक पुरुष बिहार से संबंधित रहें उनको तैयार कर लें तो बिहार से भी प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन बिहार से संबंधित जो आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ये देखा जा रहा है, कमी महसूस किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा ऑथेंटिक बुक मार्केट में नहीं है जिस किताब को पढ़ करके बिहार से संबंधित प्रश्नों का, सारे प्रश्नों का विद्यार्थी जवाब देते। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस किताब को पढ़ करके आप बिहार से संबंधित प्रश्नों को हल करने की उम्मीद रखते हैं तो संभावना है कि कुछ आप सॉल्व कर दें, लेकिन 100% बिहार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको बिहार से संबंधित किसी पुस्तक में मिल जाएगा, ये संभव आज के डेट में हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो इतना तैयार कर लें, आराम से जैसे आप इस इतिहास का 40-45 प्रश्न सॉल्व कर दे सकते। तो ये इतिहास के लिए समीर सर ने अपने सुझाव दिए हैं उन अभ्यर्थियों को जो अंतिम समय में, ये नहीं समीर सर ने कहीं भी कहा है कि आप तैयारी के जब अपने शुरुआती दौर में हो तब ऐसा करें, मगर ये अंतिम क्षणों में, क्योंकि उन्होंने विश्लेषण किया है परीक्षाओं में पूछे गए सवाल का चैप्टर वाइज, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपको एपिसोड दूसरे में फिर बाकी सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, जीएस की। अभी फ़िलहाल इतिहास को कैसे तैयार करें इसके लिए समीर सर ने जो सुझाव दिए हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान दें और इसी तरह से तैयारी करें ताकि अंतिम क्षणों में आप अपने आप को पूरी तरह से सक्षम कर सकें कि 30 अप्रैल को संभावित जो तारीख है पीटी परीक्षा 67वीं की उसे पार कर सकें, और जो सीट है वो 555 से बढ़ते बढ़ते अब 802 पर पहुंच गई है। तो अब आपके लिए संभावना भी ज़्यादा है, ज़्यादा कोशिश करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शक और श्रोता बंधुओं का। तो अगले एपिसोड में हम दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें और किस पर कैसा सवाल पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें समीर सर के साथ हम दूसरे एपिसोड में फिर आएंगे। तब तक आप तैयार करें अपने आप को इतिहास के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।